गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोकवाणी की पाठ्य पुस्तक से इकाई क्रमांक 2 पाठ क्रमांक 3 मुकद्दमा इसका अध्ययन करेंगे। मुकद्दमा इस पाठ के लेखक हैं गोविंद शर्मा जी। गोविंद शर्मा जी का जन्म 1946 संग्रिया राजस्थान में हुआ। गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेख लिखा है। इनकी प्रमुख कृतियों में दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार ये बाल उपन्यास हैं। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र कहानी संग्रह हैं। नया बाल दिवस नाटक संग्रह हैं। कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी ये इनकी व्यंग संग्रह हैं। राम दीन का चिराग लघु कथाएं हैं। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हवा और पानी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज ये दोनों प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा पर्यावरण कुप्रभावित हो रहा है और इस प्रदूषण का मूल कारण हम ही हैं। इसलिए हमें इन बातों को समझते हुए इस प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हवा पानी ने अपनी सफाई देते हुए क्या कहा है और किस तरह से मानव गलती स्वयं कर रहा है और दोष हवा और पानी पर लगा रहा है। इस बात को समझते हुए हमें अपने देश को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाकर हमें अपना देश प्रदूषण मुक्त बनाना है। देखते हैं पाठ क्रमांक 3 मुकद्दमा। मुकद्दमा इस पाठ में महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग इस तरह के पात्र हैं। इन लोगों से एक सभा लगी हुई है, एक दरबार है जहाँ पर सिंहासन पर महाराज बैठे हुए हैं। एक तरफ मंत्री व दरबारी गण बैठे हुए हैं और सामने कुछ सामान्य लोग बैठे हैं। चलिए देखते हैं इस सभा में हवा पानी पर की गई शिकायतें। महाराज अपने मंत्री से, मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं क्या? मंत्री खड़े होकर कहते हैं, हाँ महाराज आ गए हैं। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? पहले तो जिन्होंने शिकायत की क्या वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? महाराज ने अपने मंत्री से पूछा। उसके बाद महाराज ने कि जिन लोगों पर शिकायत की गई है क्या वो लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं? तब मंत्री जवाब देता है, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है, वे पास के कमरे में ही बैठे हैं। तब महाराज कहते हैं, ठीक है, फिर मुकद्दमे की कार्यवाही शुरू की जाए, यानी कि मुकद्दमा शुरू किया जाए। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं और फिर भीगे कपड़े में एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्ड से पानी बहने की कलकल की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही महाराज मुकद्दमा शुरू करने के लिए कहते हैं, मंत्री इशारा करता है और इशारे में फिर एक भीगा हुआ सा लड़का सामने आकर खड़ा होता है। पानी, जैसे ही पानी महाराज के सामने आता है, महाराज की जय करता है। फिर महाराज कहते हैं, पानी, तुमसे
इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। महाराज ने पानी से क्या कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जो शिकायतें की हैं, अगर वो शिकायतें सच हो जाती हैं तो इस राज्य का जो कानून है उस कानून के हिसाब से तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब पानी महाराज से को जवाब देते हुए कहता है कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं। मैं तो एकदम निर्मल हूँ, यानी कि मैं तो एकदम साफ सुथरा निर्मल हूँ, पर ना जाने क्यों लोगों को मुझसे शिकायत है। तब मंत्री कहते हैं महाराज से कि महाराज, लोगों की पहली शिकायत यह है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गह्वरों यानी कि गड्ढों से बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। यानी लोगों ने पानी के लिए सबसे पहली क्या शिकायत की थी कि जब पानी बहता है नदियों द्वारा, गड्ढों द्वारा, तालाबों द्वारा, झरनों द्वारा, चाहे जहाँ से भी जब भी पानी बहते हुए आता है तो वो अपने साथ कचरा भी लेकर आता है और वो कचरा वो सारी जगह पर फैला देता है। यानी बहते हुए पानी से जो कचरा बहकर आता है वो यहाँ वहाँ अटक कर सारी तरफ गंदगी कर देता है। इसलिए पानी अब निर्मल यानी कि साफ सुथरा नहीं है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आए एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लोगों ने पानी की शिकायत करते हुए कहा है कि पानी अपने साथ बहते हुए नदियों और गह्वरों से बहते हुए अपने साथ पानी कचरा ले आता है और वो कचरा हर जगह फैला देता है। देखते हैं पानी ने अपनी सफाई देते हुए क्या कहा। जब लोग शिकायत करते हैं कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, पानी ने हर जगह कचरा फैला दिया है और उस कचरे से बीमारियां बढ़ रही है, तब पानी महाराज से कहता है कि महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पक्षियों को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ दे जाते हैं। जोहड़ यानी कि तालाब। पानी ने क्या कहा कि ये लोग मेरे तालाबों में अपने पक्षियों को तैरने के लिए छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप तो गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले लोग ही मुझे गंदा और दूषित करते हैं। क्या कहा पानी ने कि जिन लोगों ने मेरे लिए शिकायतें की हैं वो लोग ही मुझे गंदा करते हैं। मैं खुद तो गंदा होने नहीं जाता। वही लोग अपने पक्षियों को मेरे पानी में तैरने के लिए छोड़ते हैं। तैरते वक्त सारे पक्षी अपनी गंदगी मेरे पानी में छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ये लोग ही तालाब में कचरा फेंकते हैं, यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं। उसके बाद कारखानों का जो गंदा पानी होता है, जो केमिकल वाला पानी होता है, वो भी नदियों तालाबों में ही छोड़ दिया जाता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब गंदगी ये लोग ही कर रहे हैं तो पानी गंदा हो रहा है, चारों तरफ कचरा फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। ये सब करने वाले ये मानव ही हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पानी की बात सुनकर महाराज कहते हैं, भाइयों, क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? लोग आपस में एक दूसरे से धीरे धीरे फुसफुसाकर यानी धीरे धीरे बात करते हैं। फिर उसमें से एक खड़ा होता है और बोलता है, महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। मतलब लोगों ने अपनी पहली गलती मान ली कि हाँ,
हमारे द्वारा ही नदियों और तालाबों का पानी गंदा होता है। लेकिन दूसरी शिकायत ये है कि कहीं पर पानी बहुत बरसता है और कहीं पर पानी बिल्कुल भी नहीं बरसता। इसमें तो हमारी गलती नहीं है, इसमें तो पानी की गलती है। तब पानी इस पर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं महाराज, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। मतलब कहीं पर ज़्यादा बारिश होना, कहीं पर कम बारिश होना, इसमें भी मेरी मर्जी नहीं है। इसमें भी मानव ही जिम्मेदार है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। उन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है। वर्षा ना होने के लिए भी ये लोग ही जिम्मेदार हैं। पानी ने क्या कहा कि मैं कहीं ज़्यादा बरसता हूँ, कहीं पर कम बरसता हूँ, ये बात मैंने मान ली। लेकिन जहाँ पर बारिश कम हो रही है, वहाँ पर इन लोगों ने पहाड़ियों को नष्ट कर दिया है, मैदानों को ख़त्म कर दिया है, पेड़ पौधों को काट डाला है, सारे वन नष्ट कर दिए हैं। मतलब जब इन्होंने जंगल के जंगल ही नष्ट कर दिए हैं तो बारिश कैसे होगी। जहाँ का अनुकूल अच्छा है, जहाँ पर वन है, जंगल है, पहाड़ पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर बारिश होती है और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं होती है। तो मैं तो नहीं गया था पेड़ पौधे जंगलों को नष्ट करने, वो भी इन लोगों ने ही किया है। इसके चलते मुझे अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है, अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है, तो बारिश कम होती है। इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आय एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लोगों की शिकायत थी कि कहीं पर पानी ज़्यादा बरसता है और कहीं पर कम। इस पर पानी ने जवाब देते हुए कहा कि जहाँ का माहौल अच्छा है वहाँ पर बारिश अच्छी होती है और जहाँ पर माहौल लोगों ने पेड़ पौधे नष्ट कर दिए हैं, पर्वत पहाड़ों को नष्ट कर दिया है, वहाँ पर बारिश कम होती है। अर्थात बारिश के कम और ज़्यादा होने के पीछे भी मानव ही जिम्मेदार है। अब अगली शिकायत। उनमें से ही दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। यानी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर अच्छी बारिश के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, वो क्यों। तब पानी जवाब देता है कि जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों में नालियों में तो नहीं घूम सकता, ये संभव नहीं है। यानी कि पानी का कहना है कि बारिश ज़्यादा नहीं होती है, बारिश उतनी ही होती है जितना उसने वाष्प के रूप में लिया हुआ है। यानी वाष्प रूप में बादलों ने जितना पानी संग्रहित किया है, बारिश उतनी ही होती है। पर बरसे हुए पानी को बहने के लिए रास्तों की आवश्यकता होती है। जब वो रास्ते उसे नहीं मिलते तो पानी जमा होने लगता है, और जब पानी जमा होने लगता है तो लोगों को लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जबकि बारिश ज़्यादा नहीं होती। पानी कहता है कि जहाँ पर मुझे बहना चाहिए, जहाँ नदी है, वहाँ तक मुझे जाना है। वहाँ तक जाने के लिए मुझे रास्तों की ज़रूरत है। मेरे आराम करने का स्थान नदियाँ, तालाब और झरने ही हैं, और नदियों, तालाब, झरनों तक पहुँचने के लिए मुझे रास्तों की आवश्यकता है।
पर उन्हीं रास्तों पर इन लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। जब ऐसी जगहों पर इन्होंने अपने घर बना लिए हैं जो मेरे बहने का स्थान है, मुझे बहने के लिए जब रास्ता नहीं मिलेगा, पानी जमा होगा तो इनके घर डूबेंगे। ये तो संभव नहीं है कि मैं इनके बनाए घरों के आसपास घूमता ही रहूं। मुझे भी अपने आराम करने के स्थान यानी मुझे भी अपने घर तक जाना है। तो मुझे अपने घर तक जाने के लिए जहाँ से रास्ता मिलेगा वहाँ से मैं होकर जाऊँगा। गलती इनकी है कि इन्होंने पानी बहने वाले रास्तों पर अपने घर बनाए हैं, इसलिए इनके घर डूबते हैं। यानी कि बारिश ज़्यादा नहीं होती है, बारिश उतनी ही होती है जितना बादलों के पास पानी संग्रहित किया गया होता है। गलती इन लोगों की है कि इन्होंने अपने घर ही गलत स्थानों पर बनाए हैं। आपस में पानी की बातें सुनकर आपस में फिर से लोग बातें करने लगते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंखें मूंद कर चलता है। क्या कहा तीसरे व्यक्ति ने कि हमारा जो घर है वो तो पहाड़ों पर ऊंचे स्थानों पर है, हमने निचले स्थानों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी हमारा घर बाढ़ की चपेट में आ गया। महाराज, ये पानी बहते हुए एकदम मस्त चाल में, हाथी की चाल में, मस्तानी चाल में चलते रहता है, आगे पीछे कुछ नहीं देखता, जैसे अपनी आंखें बंद करके वो बहता चला जा रहा है। तब पानी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं महाराज, मैं आंखें बंद करके नहीं चलता हूँ, बल्कि मैं देख कर चलता हूँ। तभी तो मैं ढलान की तरफ यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ ही बहता हूँ। कभी ऊंची स्थान पर चढ़ने की मैंने कोशिश नहीं की, कभी नीचे से ऊपर की तरफ बहने की कोशिश मैंने नहीं की है। मैंने हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही अपने पानी को बहाया है। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी और नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हूँ, नीचे आता हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं नीचे कहाँ गिरूँगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए भी ये गांव वाले जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि पानी की शिकायतों में एक शिकायत ये भी होती है कि पानी की वजह से हमारा घर बाढ़ग्रस्त हो जाता है, यानी हमारे घर ऊंचे स्थान पर होने के बावजूद भी पानी इतना ज़्यादा बरसता है कि हमें बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस पर पानी जवाब देते हुए कहता है, नहीं महाराज, मेरी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है ऐसा नहीं है, बल्कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के पीछे भी इनका ही स्थान है। मैं आंखें बंद करके नहीं चलता हूँ, बल्कि मैं पूरी तरह से आंखों को खोलकर ही चलता हूँ। तभी तो मैं ऊंचाई से ढलान की तरफ बैठा हूँ। कभी भी मैंने नीचे से ऊपर जाने की कोशिश नहीं की है। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी और नाले में बहता था। क्या कहा पानी ने कि इनके घरों के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर जो वृक्ष थे, उन वृक्षों की सहायता से मैं धीरे धीरे
उतरता था और पानी के रास्ते होते हुए नदियों और नालों में चला जाता था। जाहिर सी बात है कि ढलान से जब हम ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमें किसी न किसी चीज़ के, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम पहाड़ से डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकते हैं, कि किसी न किसी पेड़ों के सहारे हम धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर सकते हैं। उसी तरह से पानी को भी ऊपर से, पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ पौधों का सहारा लेते हुए पानी धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन यही पेड़ पौधे काट देने के बाद पानी को कोई सहारा नहीं मिलता और पानी सीधे ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स में गिरते हुए आता है, यानी कि तेजी से बहते हुए आता है। इस पर पानी ने जवाब देते हुए कहा है कि उन पहाड़ों के पेड़ पौधों को इन्होंने ही काटा है, इन्होंने ही नष्ट किया है अपने स्वार्थ के लिए, जिसकी वजह से मुझे बहने का रास्ता नहीं मिलता है और मैं बहता हुआ नहीं बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मैं उतरता नहीं हूँ, मैं गिरता हूँ। लुढ़कता यानी गिरता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं नीचे जाकर कहाँ गिरने वाला हूँ। अगर वृक्ष होते तो मैं वृक्षों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरता, पर सारे पहाड़ों के वृक्ष इन लोगों ने साफ कर दिए हैं, यानी कि काट दिए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं सीधे आकर नीचे गिरता हूँ। इस बात के लिए ये गांव वाले भी जिम्मेदार हैं, यानी कि इनके गांव में, इनके घरों में बाढ़ आने की स्थिति के जिम्मेदार भी मानो हैं। अगर इन्होंने पेड़ पौधों को नष्ट नहीं किया होता तो इन्हीं पेड़ पौधों का सहारा लेते हुए पानी धीरे धीरे अपने स्थान तक पहुंचता था। लेकिन पेड़ पौधे नष्ट करने के बाद पानी का बहाव तेज हो जाता है और तेज बहाव में पानी कहाँ जाएगा ये बात पानी को स्वयं नहीं मालूम होती है, और इसकी वजह से पानी इकट्ठा, तेज बहाव की वजह से पानी सीधे नीचे आता है और नीचे आने के बाद जब वो इकट्ठा होता है तो बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। पर बाढ़ जैसी स्थितियों के पीछे भी मानव ही जिम्मेदार है। महाराज, कोई और शिकायत? तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलती सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। जब पानी अपनी सफाई देता है तो सब लोगों का मुंह बंद हो जाता है और महाराज सभी से पूछते हैं कि क्या पानी को लेकर किसी और की कोई शिकायत है, तो इस बात पर कोई भी कुछ नहीं कहता, बल्कि सब चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तब महाराज कहते हैं कि आप लोगों की चुप्पी ये बता रही है कि पानी ने जो सफाई दी है वो सब सच है। पानी को गंदा करने के लिए, प्रदूषित करने के जिम्मेदार आप लोग ही हैं। सो अपनी गलती को आप लोग मान लीजिए और इसे सुधारिए। पानी को निर्मल और स्वच्छ रहने दीजिए। अर्थात जब पानी अपनी सफाई देता है तो सब लोगों का मुंह बंद हो जाता है और सब लोगों का मुंह बंद देख महाराज सभी से कहते हैं कि आप लोगों के चुप रहने का कारण यही है कि पानी को अस्वच्छ करने का काम, प्रदूषित करने का काम आप लोगों ने ही किया है। तो अपनी गलती को मानकर आप लोग इस गलती को सुधारें और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दें। यहाँ पर पानी के ऊपर जो आरोप लगा, पानी ने अपनी जो सफाई दी, उससे ये साबित हुआ कि पानी को गंदा करने में मानव का ही सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए मानव का कर्तव्य बनता है कि वे अपनी गलती को समझे और उसे सुधारे। अब दूसरी शिकायत हवा के ऊपर, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा पानी के ऊपर की गई शिकायतें और किस तरह से पानी ने अपनी सफाई देते हुए मानव को ही पानी प्रदूषित होने का मूल कारण बताया है। अब आगे दूसरा दृश्य फिर से वैसे ही दरबार लगा हुआ था जैसे पानी की शिकायतों के लिए लगा था। बस इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की, पंख उड़ रहे हैं। एक लड़की है जो हवा बनी हुई है, यानी उसने परियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं और पंख उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है और साए साए की हल्की सी आवाज़ आ रही है। हवा बनी लड़की महाराज के सामने आकर खड़ी होती है। मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की शिकायतें बताइए। जैसे ही हवा मंत्री के पास आकर खड़ी होती है, महाराज अपने मंत्री से कहते हैं कि हवा के प्रति लोगों ने क्या शिकायतें की हैं, बताइए। उसमें से एक आदमी आगे आता है और महाराज की जय हो करते हुए कहता है कि महाराज, आजकल हवा में कोई खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हवा की शिकायत करते हुए उस आदमी ने क्या कहा कि पहले जो हवाएं बहती थी वो खुशबू के साथ बहती थी, और लेकिन अब जो हवाएं बहती हैं वो अपने साथ बदबू लेकर आती है, और उस बदबूदार हवा के साथ रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। उस पर हवा अपनी सफाई देते हुए कहती है, महाराज, यह आरोप जो मुझ पर लगाया गया है वो झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है। क्या कहा हवा ने कि मुझ पे जो आरोप लगाया गया है वो एकदम झूठा है, बल्कि बदबू के कारण इनका क्या, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है और ना ही बदबू। मैं इस तरह से हो गई हूँ कि इस वक्त ना ही मेरे पास खुशबू है और ना ही बदबू, अर्थात मेरी पहचान ही जैसे ख़त्म हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डालने के कारण जब वे सड़ जाते हैं तो मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। अर्थात पशु पक्षी सड़ने के बाद जब उनकी सड़न, उनकी बदबू हवा में मिलती है तो हवा भी बदबूदार हो जाती है। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें भी मुझ में घुल जाती है और फिर यह बदबू दूर तक फैलने लगती है। अर्थात मानव ही है जिसने पक्षुओं को मार के पक्षुओं को मारकर यहाँ वहाँ सड़ने के लिए फेंक दिया है। ये मानव ही है जो कारखानों का केमिकल युक्त गंदा पानी फेंकता है, और वो सारे केमिकल युक्त पानी, पक्षियों की सड़न सब मुझ में आकर मिल जाती है और मैं दूर दूर तक बदबू फैलाने लगती हूँ। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी, और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। हवा ने क्या कहा कि मुझे आज भी याद है कि भोपाल के एक कारखाने से एक ऐसी जहरीली गैस निकली थी जो मुझ में आकर मिल गई थी, और जब मैंने अपनी हवा को बिखेरा था तो उस बिखरी हवा के साथ वो जहरीली गैस भी लोगों तक पहुंच गई, और रात में सोते हुए लोग मौत के मुंह में चले गए। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाए, यानी कचरे का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करें। यहाँ वहाँ गंदगी ना फेंके तो मेरी हवा में इस तरह से गंदगी नहीं फैलेगी। यानी हवा ने अपनी सफाई देते हुए क्या कहा
कि मैं खुद बदबूदार हवा नहीं फैलाती हूँ, बल्कि इनके ही फैलाए गंदगी के वजह से मेरी हवा बदबूदार हो जाती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा बदबूदार हवा के बहने का कारण मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। अब आगे, जब हवा अपनी सफाई देती है तो फिर एक आदमी कह उठता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? क्या कहा उस आदमी ने कि जब तुम तेजी के साथ बहती हो तो उस वक्त हमारी आंखों में तुम्हारी धूल आ जाती है। तुम्हारे तेज बहने के वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। क्या तेज बहने के लिए हमने तुम्हें कहा है? तब हवा फिर से अपनी सफाई देते हुए कहती है कि मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद कर देती हूँ। और हवा चलना बंद कर देती है। सभी घुटन महसूस करने लगते हैं। हवा क्या कहती है कि मेरा काम सिर्फ चलने का है और मैं चलती रहती हूँ, मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती। अगर आपको मेरे चलने से समस्या है तो ठीक है, मैं चलना बंद कर देती हूँ। और जैसे ही हवा का चलना बंद होता है, लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। फिर मंत्री हवा रानी को समझाते हुए कहते हैं, अरे हवा रानी, नाराज़ मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? मंत्री ने हवा रानी को प्यार से समझाते हुए कहा कि तेजी के साथ चलने के बजाय तुम धीरे धीरे तो चलो, क्यों इतना नाराज़ होती हो? तुम्हारे ना चलने की वजह से हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम नहीं चलोगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर महाराज कहते हैं, हवा के बारे में कोई और शिकायत? जैसे ही महाराज कहते हैं कि हवा के बारे में कोई और शिकायत, एक औरत उठकर खड़ी होती है और कहती है, महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? उस औरत ने क्या कहा कि हवा जब तक बहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन हवा आंधी का रूप क्यों ले लेती है? आंधी बनकर वो क्यों बहने लगती है? जब वो आंधी बनकर बहती है तो हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है, सब जगह का कचरा लाकर हमारे घरों में जमा कर देती है। हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पर आंधी बनकर बही हवा की वजह से हमारा घर गंदा हो जाता है। इस पर हवा जवाब देते हुए कहती है, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। हवा ने क्या कहा कि इनके आंधी से मतलब मेरे तेज हवा से है। अर्थात आंधी यानी कि तेज हवा। हवा कहती है कि जब इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है तब यही मेरी गति बढ़ा देते हैं। उसी तरह से जहाँ मुझे लगता है कि हवा कम है, वहाँ पर मैं तेज़ी से बहने लगती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें होती हैं रास्ते में, वो मेरे साथ उड़ने लगती है। क्या कहा हवा ने कि जब मैं तेज़ी के साथ चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा जैसी जो हल्के कचरे होते हैं वो मेरे साथ उड़ने लगते हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में और सड़कों में फेंक देते हैं। हवा का क्या कहना है
कि ये वही लोग हैं जो अपने घर तो साफ कर देते हैं, लेकिन घर का कचरा गलियों में, सड़कों पर फेंक देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। यानी अपने घरों को साफ करके इन्होंने जो कचरा फेंका हुआ है वही कचरा इनके घरों में वापस जाता है। लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं। वो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इससे मेरा भी बड़ा मन दुखी होता है। हवा ने क्या कहा कि ये लोग पॉलीथीन की थैलियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। जब मैं तेज बहती हूँ तो वो पॉलीथीन की थैलियाँ मेरे साथ उड़कर खेतों में जा पहुँचती है, जिससे खेतों की फसलों को भी बहुत नुकसान होता है। यानी इन्होंने अपना घर साफ करके कचरे को बाहर फेंका और वही कचरा खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब ये गलत कर रहे हैं तो गलती की भरपाई तो इनको भी करनी पड़ेगी। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अपना घर साफ किया लेकिन बाहर का परिसर गंदा किया, इसीलिए बाहर के परिसर ने तुम्हारे घर को गंदा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इससे मेरा भी मन दुखी होता है जब बेवजह फसलों को नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लोग अपना घर साफ करके कचरा बाहर फेंक देते हैं और वही कचरा हवा के साथ उड़कर खेतों की फसलों को नष्ट करता है, जिससे हवा को बड़ा दुख है। हवा के अनुसार जैसा लोग करते हैं वैसा उनको मिलता है। अब आगे, जैसी ही हवा कहती है जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद महाराज कहते हैं, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा पानी से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा और पानी का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी वे दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्यवाही करें। इससे ही हमारा भला और बचाव है। यहाँ पर लोगों को हवा के लिए, पानी के लिए जो भी शिकायतें करनी थी उन्होंने की। हवा और पानी ने अपनी सफाई दी। महाराज ने हवा और पानी की और लोगों की सबकी बात सुनी और अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि हवा पानी से लोग दुखी तो हैं, पर हवा और पानी को प्रदूषण युक्त बनाने का कारण भी मनुष्य हैं। सो मनुष्य को सफाई की आदत डालनी होगी। महाराज ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि मनुष्यों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये ऐसे प्रदूषण युक्त वातावरण से मुक्त हो पाएंगे। हमें हवा और पानी को अपना दोस्त बनाना होगा और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, इसका ध्यान रखना होगा। उन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय हम मनुष्यों को ही खोजने होंगे। हमें ही उचित कार्यवाही करनी होगी। इससे ही हमारा भला और बचाव है। यानी कि अब तक की गई शिकायतों में हवा और पानी का कोई भी कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो मनुष्यों का। हवा और पानी को गंदा करने का काम मनुष्यों ने ही किया है। इसीलिए इनसे बाहर निकलने का, इनसे बचने का
उपाय भी मनुष्यों को ही खोजना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें सफाई को अपनाना होगा। अगर हम अपने घर के साथ साथ अपना परिसर साफ रखें, यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, तो हमें शुद्ध और प्रदूषण मुक्त हवा पानी प्राप्त होगा। पेड़ पौधों, जंगलों, पर्वतों को नष्ट ना करें तो शुद्ध हवा भी प्राप्त होगी और शुद्ध पानी भी प्राप्त होगा। यानी कि इस पाठ से यही सीखने को मिलता है हमें कि हम खुद की गलती को ना समझते हुए सिर्फ दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, जबकि हमें अपनी भी गलती समझनी होगी और अपनी गलती को समझते हुए हमें अपने आप में सुधार लाना होगा। यहाँ पर बिना सोचे समझे हवा और पानी पर दोष लगाया गया, लेकिन यहाँ पर हवा और पानी की कोई गलती नहीं थी। हवा और पानी को अशुद्ध बनाने का काम भी हमने ही किया है। अगर हम यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकते, जंगल पर्वतों को नष्ट नहीं करते, तो हमें भी हवा और पानी शुद्ध रूप से मिलता रहता। पर हमने इस तरह की गलतियों को करके हवा और पानी को अशुद्ध और प्रदूषण से भर दिया है। यानी कि इसका मूल कारण हम ही हैं। अतः हमें प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर हमें अपने समाज को स्वच्छ रखना है तो हमें सफाई की आदत अपनाते हुए अपना परिसर साफ रखना होगा। यहाँ वहाँ कूड़े कचरे नहीं डालने होंगे, किसी भी तरह की गंदगी यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी होगी, पेड़ पौधे, पर्वतों, पहाड़ों को नष्ट नहीं करना होगा। तभी हमारा परिसर, हमारा समाज स्वच्छ व सुंदर रह सकता है और हमें स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध हवा और पानी मिल सकता है। यहाँ पर आपका पाठ क्रमांक 3 मुकदमा पूरा होता है। इस पाठ में दिए गए स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।